जय भारत। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एंगल बिटवीन कर्व्स कैसे ढूंढना है। दो कर्व दिया गया है आपको और वो अगर इंटरसेक्टिंग होते हैं तो उनके बीच में हम लोग एंगल ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढना है आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ये कोई कर्व है, ऐसा एक ये कोई कर्व है। ठीक है, और एक दूसरा कर्व हो सकता है ऐसा कुछ। ठीक है ना, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये कोई दूसरा कर्व है ऐसा मान के चलो। ठीक है, ये कर्व है तुम्हारा C1 और ये जो कर्व है तुम्हारा C2। तो दो कर्व्स है। अब दो कर्व्स अगर इंटरसेक्ट कर रहे तो इसका मतलब अब सारे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होगा कोई ना कोई इनका, फिर ये एंगल भी होगा, ये बराबर ना। ये एक एंगल है, फिर ये एक एंगल दिख रहा है तुमको, फिर इधर एक एंगल दिख रहा है, फिर इधर एक एंगल दिख रहा है, बराबर ना। तो ये इतने एंगल इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में मालूम है कि स्ट्रेट लाइन में तुमको एंगल कैसे निकालना है, बराबर ना। तो ये अगर दो स्ट्रेट लाइन होते हैं तो इसमें अगर ये एंगल तुमको निकालना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, उसके लिए तुमको ये इसका स्लोप मालूम होना चाहिए और इस लाइन का स्लोप मालूम होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ कि M1 और M2 ये इसके क्या है, स्लोप से। तो इसका मतलब इसके बीच का जो एंगल होगा tan थीटा। ठीक है, तो ये कैसे निकल रहा था, तो M1 माइनस होगा M2 टोटल डिवाइड बाय कितना होगा 1 प्लस M1 M2। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? स्ट्रेट लाइन में हमने ये फॉर्मूला देख लिया था। ये मिल जाएगा आपको क्या, एंगल बिटवीन लाइन्स। ठीक है, अच्छा इसमें देखा जाए तो दो डिफरेंट एंगल होंगे। ओके, कैसे कैसे, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल ही होगा क्योंकि अपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल ही होते हैं, तो इसकी तो बात नहीं है। लेकिन ये जो एंगल होगा ना इस साइड का, ये एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये देखो टोटल एक लीनियर एंगल है। तो ये एंगल कितना होना चाहिए, पाई माइनस हो जाएगा थीटा। इसका मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ये एंगल होगा। मतलब दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करते तो दो डिफरेंट टाइप के एंगल पॉसिबल है। एक तो ये थीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, पाई माइनस थीटा, और बाकी दूसरे दो जो है उसके बराबर रहेंगे। ठीक है, अच्छा अगर थीटा एक्विट होगा तो पे पाई माइनस थीटा ऑब्टूस हो जाएगा। अगर थीटा ऑब्टूस होगा तो पाई माइनस थीटा एक्विट होगा, या फिर दोनों 90 डिग्री हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है कि हमेशा ही एक्विट एंगल निकालना होता है। बराबर क्या, दो लाइन के बीच का अगर एक्विट एंगल बोला जाता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि एक्विट एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसमें मॉड लगाते थे, क्योंकि हमको एक ही एंगल से मतलब है। एक एंगल अगर मिल गया तो दूसरा एंगल पाई में से घटा देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये ऑलरेडी हमने स्ट्रेट लाइन में कर चुके हैं। ठीक है, अब आ जाते बात हम लोग यहाँ पे। अब दो कर्व अगर इंटरसेक्ट कर रहे तो यहाँ पे देखने से तो लग रहा है ना कि ये कुछ अलग एंगल दिख रहा है, ये कुछ एंगल दिख रहा है अलग, ये कुछ मतलब सारे एंगल इस कर्व के हिसाब से अलग अलग दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, देखो ये वाला और ये वाला मतलब देखने से भी लग रहा है कि इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एंगल कैसे ढूंढना होता है ये पहले हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि दो कर्व के बीच का अगर एंगल तुमको ढूंढना है तो तरीका क्या है, देखो करना क्या होता है। सबसे पहले तो तुम क्या करो, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट निकाल दो। जब पॉइंट निकाल दो, पॉइंट निकालने के बाद इस पॉइंट के ऊपर कर्व वन को C1 को तुम क्या करो, टेंजेंट मार लो। तो ये रहा तुम्हारा टेंजेंट वन। ये किसके लिए था, कर्व वन के लिए, बराबर है ये हुआ तुम्हारा टेंजेंट वन। अब क्या करो, कर्व टू के लिए भी टेंजेंट निकालो उसी पॉइंट के ऊपर, मतलब जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना वहीं पे कर्व टू के लिए भी टेंजेंट निकालो। तो ये हो गए दो टेंजेंट्स। अब ये दो टेंजेंट्स अगर हो गए तो इसी दो टेंजेंट के बीच का मतलब जो कॉमन पॉइंट है दोनों के ऊपर का, उस दोनों पॉइंट के ऊपर रेस्पेक्टिव कर्व्स को क्या करो, टेंजेंट बना लो। इन दो टेंजेंट के बीच का जो भी एंगल होगा वही एंगल इन दो कर्व के बीच का होता है। मतलब फिर से यही बात आएगी, बराबर क्या। तो इस टेंजेंट T1 का स्लोप अगर कितना होता है, M1 होता है, और ये जो टेंजेंट टू है उसका स्लोप अगर क्या होता है, M2 होता है। तो तुम्हारा सीधा सीधा इन दोनों के बीच का एंगल कैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। एक्यूट अगर चाहिए तो हम लोग मॉड लगाएंगे। वैसे भी इस दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल हो रहा है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, बराबर क्या। तो बात समझ में आ रही है आपको। सीधे सीधे क्या है कि दो कर्व के बीच का एंगल निकालना मतलब पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, फिर बाद में उस पॉइंट के ऊपर दोनों कर्व के लिए टेंजेंट्स बनाओ। उस टेंजेंट्स के बीच का जो भी एंगल होगा वही उन दो कर्व के बीच का एंगल होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है। अब कर्व जो है एक से ज़्यादा बार भी कट कर सकता है एक दूसरे को। अगर ये पहला कर्व है तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा C1, और अगर ये दूसरा कर्व जो है इस टाइप का है, इस टाइप का कर्व अगर है तो ये होगा तुम्हारा कर्व टू। अब ये कितनी बार कट कर रहा है, तो एक, ये दो, ये तीन और ये चार, टोटल चार बार कट कर रहा है। इसका मतलब इसमें चार डिफरेंट एंगल होंगे, मतलब यहाँ पे कुछ अलग एंगल बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे कुछ अलग एंगल बनेगा, यहाँ पे कुछ अलग एंगल बनेगा और यहाँ पे कुछ अलग एंगल बनेगा, बराबर क्या। तो तुमको ये सारे एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट्स तुमको ढूंढना पड़ेगा। ये पॉइंट ढूंढने के बाद तुम
वही प्रोसीजर फॉलो करोगे। इस पॉइंट के ऊपर इसको टेंजेंट दोनों के बीच का एंगल, इस पॉइंट के ऊपर इसको टेंजेंट और इसको टेंजेंट दोनों के बीच का एंगल। सही है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर सेम कर्व है एक से ज़्यादा बार अगर कट करते तो एंगल भी उनके बीच का सेम ही रहा बोल के, बराबर क्या। ऐसा पॉसिबल है कि अगर एंगल 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री हो सकता है, ये 45 डिग्री हो सकता है, या फिर ये सेम भी हो सकते हैं, मतलब ये 30, मतलब कोई रिपीट भी कर सकता है एंगल। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ये पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात, इसके बाद अच्छा अगर समझो मान लेते हैं ये जो एंगल है ना, दो कर्व के बीच का जो एंगल होता है, मान लेते हैं कौन सा, एक कोई कर्व ऐसा है और एक दूसरा कोई कर्व ऐसा है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो एंगल है ये अगर 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये अगर 90 डिग्री होता है तो ऐसे वाले कर्व्स को क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल कर्व्स बोला जाता है। अगर कोनिक सेक्शन का थोड़ा बहुत भी याद है आपको तो उसमें भी हमने ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल मतलब ऑर्थोगोनल कर्व्स पढ़ा था, है ना। ऑर्थोगोनल का क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब भी क्या होता है कि एंगल जो होना चाहिए दोनों के बीच का 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए एंगल बिटवीन कर्व्स, क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल कर्व्स बोला जाता है, ठीक है। मतलब ये जो एंगल होगा ऑर्थोगोनल होगा, 90 डिग्री होगा। ये दोनों कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा इस साइड का और यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा ये दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आपको। ये जो दो टेंजेंट्स होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये दोनों के बीच का क्या होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि इस वाले कर्व का जो टेंजेंट है दूसरे वाले के लिए नॉर्मल होना चाहिए। पहले वाले कर्व का जो टेंजेंट है दूसरे वाले के लिए नॉर्मल होना चाहिए और वाइस वर्सा, मतलब दूसरे का जो टेंजेंट है पहले का नॉर्मल और पहले का टेंजेंट दूसरे का नॉर्मल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है आपको। ओके। अच्छा ये एक बात क्या है कि दो कर्व इंटरसेक्टिंग अगर होते हैं तो इसका मतलब उसके बीच में कोई ना कोई एंगल एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, बराबर ना। तो इसका मतलब अगर आगे चल के कहीं आपको बोला गया कि दो कर्व्स इंटरसेक्टिंग है प्रूफ करो, तो तुम सीधा सीधा दोनों के बीच का एंगल भी निकाल के देख सकते हो। अगर एंगल एग्जिस्ट है मतलब क्या होगा कि वो इंटरसेक्टिंग होंगे, ठीक है। अच्छा दो कर्व्स अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है, समझो चलो मान लेते कि ये कर्व कर्व कुछ इस टाइप का है और दूसरा कर्व इस टाइप का है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला गया तुमको, इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला गया। अब कर्व इंटरसेक्टिंग ही नहीं है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट होने की तो बात ही नहीं आएगी। समझ मेरी बात आपको, ये नॉट एग्जिस्ट होगा, ये समझ मेरी बात आपको। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जीरो एंगल बनेगा, जीरो एंगल नहीं रहेगा इसके बीच में, बराबर है क्या। ये एंगल ही एग्जिस्ट नहीं रहेगा इसका, बराबर है क्या। अगर दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं है, नॉट इंटरसेक्टिंग कर्व्स अगर होते हैं तो एंगल जीरो बोलना गलत हो जाएगा, बराबर ना, एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बराबर। ये बोल ही नहीं सकते हम लोग, थीटा नॉट एग्जिस्ट। ओके ओके। अब अगर थीटा अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो थीटा जीरो किस वाले केस में आ सकता है वो बात कर लेते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर थीटा अगर जीरो है, दो कर्व के बीच का एंगल अगर जीरो है तो मतलब क्या होता है, तो मतलब साफ साफ है देखो। तो थीटा एंगल कब, मतलब एंगल जीरो कब होगा, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो देखो स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, अगर लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है, ये दो लाइन्स है तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये कैसे निकलेगा, टैन थीटा की वैल्यू। और अगर ये एग्जिस्ट है तो कम से कम ये नॉन जीरो वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो। पॉजिटिव हो सकती है और निगेटिव हो सकती है, बराबर ना, लेकिन जीरो नहीं होगा। जीरो कौन से केस में हो सकता है, अगर समझो ये लाइन ऐसी है तुम्हारी, दूसरी लाइन अगर ऐसी है, दोनों पैरेलल लाइन्स है तो जाके दोनों के बीच का जो एंगल होता है कितना होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि इसके बीच का इसका स्लोप अगर m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है तो दोनों वैल्यू कैसे होना चाहिए, पैरेलल लाइन के दोनों स्लोप सेम होना चाहिए ना। और ये tan थीटा कैसे निकलता है इस वाले केस में, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 होता है, बराबर ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर समझो m1 और m2 दोनों सेम है तो इसका मतलब ये वैल्यू तो जीरो होगा, ये वैल्यू जीरो होगा मतलब ये टोटल जीरो, आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। ये तो दो एंगल जीरो आने का चांस क्या है कि दो लाइन एक तो पैरेलल होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। समझ मेरी बात आपको। कॉन्सिडेंट लाइन्स अगर होते तो भी स्लोप इनके सेम आ जाते, दोनों स्लोप सेम आ जाते और उसके लिए भी यही चीज़ हो जाती। समझ मेरी बात आपको। अब ये चीज़ को दिमाग में रखो, क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है ये तो तुम्हारे एंगल बिटवीन कर्व्स के लिए एग्जिस्ट करेगा नहीं, वैलिड होगा ही नहीं। क्योंकि अगर समझो ये कर्व तुम्हारा ऐसा जा रहा है और ये कर्व तुम्हारा ऐसा जा रहा है, भले तुमने यहाँ पे एक टेंजेंट निकाला और यहाँ पे एक टेंजेंट निकाला, ये भले तुम्हारे कैसे पैरेलल टेंजेंट है लेकिन ये तो दोनों जहाँ पे टेंजेंट निकाल रहे हो वो तो पॉइंट तो सेम नहीं है ना। तो पॉइंट जब सेम होगा तभी जाके हम लोग उन दोनों दोनों टेंजेंट का बीच का एंगल ले लेंगे और वो दो कर्व के बीच का एंगल होगा। यहाँ पे तो ऐसा केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब ये केस तो बनेगा नहीं। हाँ ये केस पॉसिबल है, कौन सी, चलो मान लेते कि कोई कर्व ऐसा है और एक दूसरा कर्व कैसा है, इस टाइप का है,
समझ में आ रही बात आपको? तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये इस वाले पॉइंट के ऊपर ये दो कर्व कैसे कर रहे हैं कि टच कर रहे हैं एक दूसरे को। इस पॉइंट के ऊपर दो कर्व अगर टच करते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इस कर्व का भी टेंजेंट यही होगा और नीचे वाले का भी टेंजेंट यही होगा। समझ में आई बात आपको? ये जो टेंजेंट है ये कर्व वन का भी टेंजेंट वही रहेगा, कर्व टू का भी टेंजेंट वही रहेगा। मतलब क्या हुआ, ये जो टेंजेंट्स है वो कोइंसिडेंट हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ गए, तो इसका मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा। दोनों का स्लोप सेम मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम वन माइनस एम टू अगर करेंगे और इस वाले केस में एम वन और एम टू दोनों सेम के सेम ही है, तो इसका मतलब ये होगा जीरो और इसी का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू जीरो। बराबर है क्या? तो थीटा अगर एग्जिस्ट है और 0 डिग्री है, इसका मतलब दो कर्व जो होना चाहिए, दो कर्व क्या होना चाहिए, टच करना चाहिए एक दूसरे को। समझ में आ रही बात आपको? टच करना चाहिए, टचिंग ईच अदर। बराबर है क्या? ये बात आपको अच्छे से समझना चाहिए। अगर तुमको क्या करना है कि किसी दो कर्व को अगर टच कर रहे हैं, ये अगर ये दिखाना है, तो पहले तो तुम क्या करो कि उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, फिर उस जगह पे दोनों के लिए भी टेंजेंट के इक्वेशन निकालो। दोनों सेम आ जाना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर दोनों सेम आ गए तो ये टच करेगा, एक तो पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, दोनों का स्लोप भी सेम आएगा। टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के बजाय स्लोप निकाल के देख लो तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का अगर एंगल जीरो होगा तो ये कर्व कैसे होंगे, इंटरसेक्ट टच करेंगे। बराबर है क्या? और अगर एंगल कुछ अलग है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग करेगा। और अगर एंगल अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है तो इसको ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलेंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद अब निकालना कैसा है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर देख लेते हैं। ये कोई कर्व है अपना C1, ठीक है, और दूसरा एक कर्व है C2, ये वाला मान लेते हैं ऐसा। ये तुम्हारा कर्व है C2, तुमने ये पॉइंट तो तुमको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट है P ऐसा मान के चलो। ये कर्व का इक्वेशन भी मान लेते हैं, y इक्वल्स टू कितना है, g ऑफ x। और ये जो पहला कर्व था ये कौन सा था, y इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, अब ये P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे तुम, पी कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, पी के कोऑर्डिनेट ढूंढना पड़ेगा। बराबर ना? ठीक है, तो ये पहले तो पी पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ये कैसे फाइंड करोगे, देखो इस जगह के लिए ये वाई और ये वाई सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा एफ एक्स और ये जी एक्स, ये दोनों के दोनों कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ये एफ एक्स और ये जी एक्स सेम होना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि इस जगह पे वाई दोनों सेम है तो एक्स भी दोनों का, ये एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स सेम होगा। और उसके लिए मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करके तुम क्या कर सकते हो, पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो। अगर समझो ये एक ही जगह पे कट कर रहा है दोनों कर्व, तो एक ही पॉइंट मिलेगा यहाँ से। अगर ये दो कर्व एक से ज़्यादा बार कट कर रहे तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। समझ में मेरी बात आपको? ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा पहला स्टेप कि पहले तुम्हें क्या किया, फाइंड कर लिया पॉइंट पी। अब पी के ऊपर टेंजेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, पी के ऊपर टेंजेंट किसको किसको बनाना पड़ेगा, C1 को भी बनाना पड़ेगा और C2 को भी बनाना पड़ेगा। मतलब क्या है कि पहले तो dy/dx निकाल दो, किसके लिए, C1 के लिए। बराबर ना? ये किसकी बात कर रही है, C1 की बात कर रही है, एट कहाँ पे, P के ऊपर। और दूसरी बात क्या करना पड़ेगा कि dy/dx निकालना पड़ेगा किसका, C2 का भी निकालना पड़ेगा। कहाँ पे, एट P पे। बराबर क्या? तो ये रहा तुम्हारा क्या, M1 और ये रहा तुम्हारा क्या, M2। सही है, तो तुमको M1 मिल गया, M2 मिल गया। अब तुमको अगर एंगल निकालना है इन दोनों के बीच का, तो एंगल कैसे निकलते हैं, ये टैन थीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ये होगा M1 माइनस हो जाएगा M2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 1 प्लस M1 इंटू हो जाएगा M2। बराबर है क्या? मतलब तुमने क्या किया कि यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया कौन से कर्व के लिए, C2 के लिए, और यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया कर्व C1 के लिए। तो इसका स्लोप जो है ये है M1 और इसका जो स्लोप है ये है। मतलब ये होगा तुम्हारा कैसा, इस वाले का मतलब ये होगा तुम्हारा M2 और ये होगा तुम्हारा M1। तो बस ये M1 M2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, इसका इक्वेशन मिल जाएगा। तो dy/dx कर्व 1 के लिए, C1 के लिए कहाँ पे, P पे, माइनस हो जाएगा dy/dx कर्व 2 के लिए कहाँ पे, P पे। सही है, और टोटल डिवाइड बाय कितना आएगा, 1 प्लस आएगा dy/dx कर्व 1 का और ये dy/dx कर्व 2 का। बस हो गया पी पे। बस ये होगा तुम्हारा एक्यूट एंगल। सही है, ओके। एक और टर्म होती है, अगर समझो ये एक से ज़्यादा बार अगर कट करता है कोई कर्व एक एक दूसरे को एक से ज़्यादा बार अगर कट करता है, तो मतलब एक से ज़्यादा बार एक से ज़्यादा एंगल उसमें एग्जिस्ट करते हो तो साजिक है, मतलब स्वाभाविक है। ठीक है ना? मतलब समझो ये इसी कर्व की बात करते हैं तो ये कितनी बार कट कर रहा है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है। तो PQR ऐसे 4 पॉइंट पे कट कर रहा है।
इसका मतलब तुम्हारे पास 4 एंगल है, सही है। अगर मान लेते कि पी के ऊपर का जो एंगल है थीटा एट पी, थीटा एट क्यू, थीटा एट आर और थीटा एट एस, अगर ये सारे के सारे इक्वल होते हैं, ये सारे के सारे अगर इक्वल होते हैं तो ऐसे कर्व को, मतलब ये जो कर्व है उसको क्या बोला जाता है, आइसोगोनल कर्व बोला जाता है, ठीक है। ज़्यादा कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे आ जाता है तो ये दो सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऐसा मान के चलो। एक से ज़्यादा बार अगर कट कर रहा है और सारे अगर एंगल सेम होते हैं तो उसको आइसोगोनल कर्व्स बोला जाता है। ओके, काफ़ी इतना। अच्छा, एक चीज़, ये जो ऑर्थोगोनल कर्व्स होते हैं तो उसके लिए कंडीशन होना चाहिए फिर। ऑर्थोगोनल कर्व्स मतलब क्या, दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री, बराबर ना। दो कर्व के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो क्या होता है कंडीशन, सीधी सी बात है, यहाँ पे देख लो, ये अगर दो कर्व के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसका स्लोप अगर m1 होता है और इसका स्लोप अगर m2 होता है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, m1 इंटू m2 कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए -1। ये तो स्ट्रेट लाइन से हम लोग देखते आ रहे हैं, बराबर क्या। और अगर वही चीज़ हमको अगर किस में लिखना है, डेरिवेटिव के टर्म में लिख देना है तो ये dy/dx एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P कौन से कर्व के लिए, C1 के लिए, एंड dy/dx एट कहाँ पे, P पे, किसके लिए, कर्व 2 के लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, ये होगा -1। ओके, समझ में आ रही बात आपको। तो ये कंडीशन अगर होती है तो होगा, दो कर्व्स कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल कर्व्स होते हैं। काफ़ी है, क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। ओके, क्वेश्चन पहला क्या है, शो दैट द कर्व्स y इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स और y इक्वल्स टू कॉस 2x इंटरसेक्ट एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 पे कितना आ रहा है, ये होगा 1/4, ये पाई बाई 2 नहीं होगा, कुछ अलग होगा, देख लेते जो भी आएगा। मतलब ये दो कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, ऐसा ही इसको बताना है। चलो देख लेते हैं। अब ये इंटरसेक्ट कर रहे मतलब क्या होना चाहिए कि इसका और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी जाके इंटरसेक्ट होगा ना ये, बराबर है क्या। अगर समझो दो कर्व्स अगर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या आना चाहिए कि इस जगह पे इसका जो y है और इसका जो y है दोनों सेम होंगे, मतलब कहीं ना कहीं इसका x भी तो एग्जिस्ट करेगा ना, किसी पर्टिकुलर x के लिए दोनों का भी जो y कोऑर्डिनेट है वो सेम है, ऐसा बोल रहा है ना ये। मतलब ये दोनों सेम होने के लिए कोई ना कोई x जिम्मेदार होना चाहिए, तभी तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, बराबर है क्या। अगर समझो कोई कर्व ऐसा एक है और ऐसा एक है तो इसमें देख लो, अभी इसमें कोई भी x ले लो, किसी भी एक्स के लिए कोई सा भी वाई सेम नहीं रही, दोनों के लिए अलग अलग है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई एक्स एंड वाई का पेयर मिलेगा नहीं जहाँ पे दोनों सेम आ जाए, लेकिन इंटरसेक्टिंग कर्व्स में सेम हो सकता है। ओके, तो सॉल्व कैसे करोगे फिर, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों वाई जो है इन दोनों को कंपेयर कर लो तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल्स कितना हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 2x। बस इसको सॉल्व करने से तुमको क्या आना चाहिए, तुमको मिलना चाहिए 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स हो जाएगा कॉस 2x, कितना आ रहा है देखो, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बराबर। तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इधर आके कितना होगा 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इक्वल्स कितना है 1 है। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स जो है तुम्हारा ये है 1/4 और तुम्हारा साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा प्लस और माइनस 1/2 और इसका मतलब एक्स जो होगा एक तो आ जाएगा पाई/6 और -पाई/6 अगर प्रिंसिपल डोमेन की बात करते हैं तो, बाकी बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे, लेकिन ये शायद पाई/2 के बदले यहाँ पे पाई/6 होना चाहिए, ठीक है। मतलब पाई/6 पे ऊपर ये क्या कर रहा है कि कट कर रहा है, बस तो पाई/6 के ऊपर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे अपने को एंगल बताना है कितना आएगा, सही है। तो इंटरसेक्टिंग कर्व्स ऐसे होते हैं। तो सबसे पहले तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। कौन सा पॉइंट है, तो एक्स की वैल्यू पाई/6 है, तो वाई कितना होगा उसकी जगह पे, वाई उतना उस जगह पे वाई कितना होगा, वाई निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। तो पाई/6 अगर तुम यहाँ पे रख देते हो तो कितना हो जाएगा, ये पाई/6 मतलब हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1/4, तो 2 और 2 कैंसिल होने के बाद 1/2 बन जाएगा ये। तो वाई कितना आ जाएगा 1/2, मतलब तुम्हारा पॉइंट जो है वो क्या है पाई/2 1/2, ये है इस जगह पे, ये दोनों कर्व्स तुमको क्या कर रहे हैं कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये है तुम्हारा पी पॉइंट, सही है। ये पॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन हमने निकाल लिया, ठीक है। अब क्या तुमको देखना है कि इन पी पॉइंट के ऊपर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो कर्व्स, उसके ऊपर टेंजेंट मतलब एंगल कितना आएगा, दो कर्व्स तुम्हारे जो भी है वो लिख लो पहले। 2 टाइम्स होगा साइन स्क्वायर एक्स, बराबर, और दूसरा कौन सा है वाई इक्वल्स टू है कॉस 2x, सही है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर एंगल निकालना है दोनों के बीच का तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 टाइम्स साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा कि dy/dx एट कहाँ पे निकाल देना है,
एक्स की वैल्यू पाई/6 पे, बराबर है क्या। तो यहाँ पे वाई की ज़रूरत पड़ी नहीं है, तो फिर भी हमने ये जो 1/2 निकाला उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। कोई बात नहीं, निकाल दिया तो निकाल दिया अभी, ठीक है। तो ये 4 इंटू साइन पाई/6 कितना आ जाएगा, ये 1/2, और कॉस पाई/6 कितना हो जाएगा, √3/2, सही है क्या। तो इसका मतलब ये कितना आ गया वैल्यू, √3 आ गया। ये था तुम्हारे कर्व 1 के लिए। अब कर्व 2 के लिए dy/dx निकाल दो। तो dy/dx कितना आ रहा है इसके लिए, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 2x का 2x, और 2x का डेरिवेटिव चेन रूल के हिसाब से, तो ये आ गया। अब क्या करना पड़ेगा तुमको, dy/dx चाहिए तुमको किस कहाँ पे, x = पाई/6 के ऊपर, सही है। तो कितना आएगा ये, यहाँ पे जब पाई/6 रखूँगा तो यहाँ पे होगा पाई/3, तो साइन पाई/3 कितना हो जाता है, √3 अपॉन हो जाता है 2, और ये भाई साहब 2 भी है इधर, तो ये 2 कैंसिल होने के बाद ये कितना आ गया, √3 आ गया, मतलब -√3 आ गया। मतलब एक तो तुम्हारा स्लोप मिल गया √3, दूसरा मिल गया -√3। तो तुमको अब एंगल निकाल देना है दोनों के बीच का, तो tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा m1 माइनस होगा m2, और टोटल डिवाइड बाई m1 m2 कितना आ जाएगा, ये होगा m1 कितना होगा, √3, ये माइनस हो जाएगा, ये होगा -√3, टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा √3 माइनस हो जाएगा √3, सही है। तो कितना होगा ये होगा 2√3, और टोटल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये माइनस होगा शायद 2, सही है ना। एक्यूट एंगल चाहिए तो मॉड ले लिया, तो ये बन जाएगा √3, मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया पाई/3। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई/3 है। तो ये है स्टैंडर्ड प्रोसीजर तुमको एंगल बिटवीन कर्व्स निकालने की, सही है। ओके, अब आगे कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस। अब दिक्कत ही क्या क्या आती है ये निकालने के लिए, वो देख लेते हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व्स। अब ये दो कर्व दिया गया है, उसके बीच का एंगल तुमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो ये तुम इसका ग्राफ भी बना सकते हो वैसे, तो चलो ग्राफ बना के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडल लिखा है ना, तो ये होगा तुम्हारा एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस भी बना लेते हैं ना, तो वाई एक्सिस भी बना लो। चलो ये होगा तुम्हारा वाई एक्सिस, तो दो कर्व को तुमको प्लॉट करना है। तो ये जो कर्व होगा कैसा होगा तुम्हारा, अगर यहाँ पे अगर -1 है और यहाँ पे तुम्हारा अगर +1 होगा, तो शायद ये अगर ग्राफ बन जाएगा कुछ इस टाइप का, और ये बनेगा ऐसे, और ये इधर ऐसे, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक ही तो है ना। ये किसका ग्राफ है, y = mod ऑफ x² - 1 है, ओके। अब जो दूसरा ग्राफ आएगा ये वाला, ये आएगा -√3 से लेकर +√3 के बीच में, बराबर है। तो इसका मतलब ये इधर से आ जाएगा ऐसे, फिर ये √3 कहाँ तक जाएगा, वैसे x की वैल्यू जब 0 होगी तो ये 3 तक जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा। तो इसका मतलब ग्राफ तुम्हारा यहाँ तक ऐसे, ओके, फिर इस टाइप का ऐसे। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि ये दो बार कट करने वाला है एक दूसरे को। यहाँ पे एक बार कट कर गया, और एक बार यहाँ पे कट कर गया, और सीधी सी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ये वाई एक्सिस से सिमेट्रिक ग्राफ है, बराबर क्या। ये जो ग्रीन लाइन्स ग्रीन पेन से निकाला वो भी, और ये जो भी पर्पल कलर है उससे जो निकाला हमने, वो दोनों भी ग्राफ कैसे हैं, वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है। सिमेट्री तो समझ में आती है ना, एक्स के बदले -s रख दिया तो भी यही कर्व हो रहा है, मतलब ये वाई से सिमेट्रिक है। तो अगर वाई से सिमेट्रिक अगर होगा, तो इसका मतलब इधर का जो भी पोर्शन है वही पिक्चर इधर भी है। मतलब अगर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर दूं, तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे जो भी सीन रहेगी वही यहाँ पे सीन रहने वाली है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल होगा वही इधर भी एंगल होगा फिर, सही है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल अभी सेम ही है, मतलब ये आइसोगोनल कर्व्स हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब अब तुमको दो जगह पे निकालने की जरूरत नहीं है एंगल, एक ही जगह पे निकाल दो तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे फिर, तो तुमको पहले तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट कैसे निकालोगे, तो उसके लिए ये जो कर्व है ये वाला, ये इसका जो इक्वेशन आएगा और इसका जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर है क्या। तो इक्वेशंस क्या है वो ध्यान से देख लेना। ये तो अपना सीधा ही है, बराबर क्या, ये तो उल्टा हो गया। मतलब इसका जो y = x² - 1 का ग्राफ कैसे हो जाता, इस टाइप का ना, ये ऐसे आ जाता और नीचे से पास होके ऊपर से जाता। मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट है वो तो ऊपर आ गया, मतलब इसका इक्वेशन चेंज हो चुका है, इसका तो नहीं हुआ ना। तो ये तो कौन सा है तुम्हारा, y = x² - 1, ये वही है, ये चेंज नहीं हुआ है तुम्हारा, ओके। फिर ये वाला देखो, ये वाला तो ये कौन सा है, y = x² - 3 है। ये वाला कौन सा है, ये -√3 से लेकर +√3 के बीच में, ये बदल चुका है इसका साइन। y = कौन सा है, माइनस टाइम्स ऑफ x² - 3 वाला है ये, सही है क्या। तो तुमको इस वाले को और इस वाले को सॉल्व करना है, सही है क्या। तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, ये होगा -x² - 3, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x² - 1, सही है क्या।
तो ये कितना हो गया 2x² और इक्वल्स हो जाएगा 4, मतलब x² की वैल्यू कितना आ जाएगी 2, मतलब होगा साफ साफ ये जो पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ये कितना होगा, ये होगा √2। सही है, प्लस और माइनस आएगा, लेकिन तुमको ये माइनस मतलब इधर का ही एंगल निकालना है, तो इसलिए तुमने क्या किया, प्लस वाला ले लिया। लेना है तो प्लस और माइनस ले लो, इधर एक बनेगा, वो कौन सा होगा, ये होगा -√2। दोनों तरफ से एंगल सेम ही बनेगा, तो मैं एक ही बार निकाल लेता हूँ और वही इधर का होगा, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हारा x तो निकल गया अभी। ठीक है, तो अब तुमको करना क्या पड़ेगा, तुमको निकालना है x +√3 पे, सॉरी √2 पे, x √2 पे क्या निकालना पड़ेगा, दोनों कर्व के लिए। दो कर्व कौन से वो पहले लिख लो। पहला कर्व कौन सा है, y = x² - 1, इस कर्व को। और दूसरा कर्व कौन सा है, y = x³ - 3 नहीं है, ये वाला कर्व है, देखो ये वाला, मतलब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने वाला, मतलब 3 - x²। इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए तुमको। ये बात अगर आपको समझ में आ रही तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने क्यों लिखा समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये जो कर्व है ना, ये कैसा है, ये नेगेटिव पार्ट है इसका, पॉजिटिव नहीं है। बराबर क्या, और इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, तो उसका मतलब जो कर्व है उसी को हम लोग टेंजेंट बनाना पड़ेगा ना। ये तो स्ट्रेट वैसा ही है, x² - 1 वाला, ये कैसा है, उसका नेगेटिव पार्ट, मतलब 3 - x² वाला है। तो सीधी सी बात है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो dy/dx कितना बना है इसका, ये बन जाएगा 2x, और क्या रख देना है तुमको, x की वैल्यू कितना रख देना है, √2, मतलब कितना होगा ये हो जाएगा 2√2। सही है, यहाँ पे dy/dx कितना आ जाएगा, इधर से dy/dx आ जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x, और यहाँ पे भी तुमको क्या करना है कि x की वैल्यू √2 रख देना है, मतलब हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। बस सीधा सीधा। अब दोनों स्लोप तुमको मिल गए हैं, तो tan थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये हो जाएगा 2√2 माइनस ऑफ -2√2, और टोटल डिवाइड बाय कितना आएगा, 1 प्लस हो जाएगा 2√2 माइनस हो जाएगा 2√2। सही है ना, तो कितना हुआ ऊपर, ये ऊपर से आएगा 4√2, और नीचे कितना आ जाएगा, ये होगा माइनस, ये होगा 8 शायद, तो 1 - 8 मतलब होगा -7, तो बस 4√2 डिवाइड बाई 7, ये होगा तुम्हारा एंगल। तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ गया tan−1 ऑफ 4√2/7, ये होगा तुम्हारा दो कर्व के बीच का एंगल। ये यहाँ का भी वही एंगल रहेगा और यहाँ का भी वही एंगल रहेगा, क्योंकि ये आइसोगोनल कर्व्स है। ये तो हमने ज्योमेट्री से प्रूव कर दिया है। ठीक है, सिमेट्री से प्रूव कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्या था कि तुमको यहाँ तक पॉइंट इजीली मिल रहा था, क्योंकि सॉल्व करने से क्या कि ये तो तुमको ये पहचान की इक्वेशन है ना, ये अलजेब्रा बन रहा है, ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन बनेगा या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऐसे अगर इक्वेशन बन जाते तो इजीली सॉल्व कर सकते हो तुम। लेकिन अगर दो अलग अलग डोमेन से अगर इक्वेशन आ गए ना, जैसे कि यहाँ पे कितना है, इसमें लॉगरिथमिक इक्वेशन है, मतलब लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल है। तो अगर ऐसे टाइप की अगर इक्वेशन अगर मतलब हर एक का डोमेन अगर बैकग्राउंड अगर अलग अलग हो तो इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप के कैसे करेंगे वो देख लो। यहाँ पे क्या बोला है तुमको, कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू नहीं बोला गया है, तुमको थीटा भी नहीं बोला गया है, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। ये पहले ध्यान में रखो, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों तो इंटरसेक्ट तो करेंगे ही, सीधी सी बात है। अगर ये इंटरसेक्ट करें तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालना पड़ेगा हमको, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये जो f(x) जो है कितना है, 2x इंटू लॉग एक्स टू द बेस ई, और जो x का पावर 2x है और ये -1, इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये ना ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन है, ना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, ना लॉगरिथमिक इक्वेशन है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, मतलब कोई इसका एक सेम बेस तो नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। बराबर क्या, और ये इतना इजी भी नहीं दिख रहा है तुमको सॉल्व करने के लिए। अगर जब भी ऐसा कुछ लगा ना आपको कि थोड़ा बहुत आपके दिमाग के बाहर जा रहा है, मतलब ये बहुत ईजी होगा। बराबर क्या, कैसे ईजी होगा, इसको डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से ट्राई करना है तुमको। देखो यहाँ पे देख लो, ये जो है इस साइड से एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ, कितना आंसर आ रहा है, ये 1 का पावर 2 कितना होगा, 1 होगा, 1 - 1 कितना होगा, 0 होगा। सही है, यहाँ पे log 1 कितना होगा, वो भी 0 होगा, मतलब 0 = 0 हो गया ना। मतलब इतना ईजी होता है वैसे ये। और ऐसा नहीं है कि मतलब इस बार 1 मतलब आ गया ऐसे ही, ऐसा नहीं। आपको ट्राई करना, अगर हिट एंड ट्रायल जाना तो हमेशा किसके लिए ट्राई करना है, 1 2 -1 -2 -3 -+3 ऐसे, या फिर 10 5 ऐसे, जो मतलब
आपको देखते पता चलेगा वैसे कि क्या वहाँ पे रख सकते हैं। अगर समझो यहाँ पे 5 का कोई पावर होता तो 5 रख के देख लेते हम लोग, 0 ज़्यादा होते तो 10 रख के देख लेते, इवन नंबर्स अगर दिखते तो 2 रख के देख लेते। ऐसा मतलब आपको पता चल जाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से बहुत आराम से हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू 0 जो है, सॉरी x इक्वल्स टू 1 जो है, इसका रूट है, बराबर है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तुमको मिल गया, x इक्वल्स टू 1। सही है। वाई की वैल्यू निकालना तो वाई की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। तो 1 का पावर 1, तो 1 का पावर 2 मतलब 1 होगा, 1 माइनस 1 मतलब 0 होगा। तो वाई कितना है, 0 है। मतलब ये जो दो कर्व है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये 1,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ग्राफ निकाल के देखना है तो ग्राफ निकाल के देख लो, जियोजेब्रा में इस दोनों को डाल के देख लो, तो ये 1,0 पे इंटरसेक्ट करेगा, बराबर है क्या। लेकिन इसको सॉल्व करने के तुम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ। अगर ऐसा कुछ लगता है ना कि अलग अलग सबके जो बेसिस है या फिर सबके जो बिहेवियर है अलग अलग टाइप के इक्वेशंस है, तो उसका मतलब हिट एंड ट्रायल से जाना है तुमको, ठीक है। या कभी कभी इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती पॉइंट की, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आ गया तो मतलब ऐसा इजी तो नहीं रहेगा ना, डायरेक्ट सीधा तुमको पॉइंट मिल रहा है, सीधा तुमको डेरिवेटिव उसका मिल रहा है, सीधा एंगल मिल रहा है, इतना तो इजी कोई देगा नहीं। कोई ना कोई इसके अंदर ट्रिक रहेगी। तो ट्रिक ऐसा सकती है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में थोड़ा मुश्किल आ सकती है। अब जिसको ये समझ में आ रहा है कि भाई इसको हिट एंड ट्रायल से जाना है, तो वो क्यों दिमाग ख़राब करेगा वैसे इसका, इसके पीछे, बराबर ना। मतलब सॉल्व करने की क्यों कोशिश करेगा। डायरेक्ट तो समझ में आ रहा है कि ये 1,0 पे इसको, ये दोनों सेम ही हो रहे, ठीक है। तो इसके लिए भी एक बार ट्राई कर लेना तुम लोग, ठीक। ओके। अब क्या है, अब तुमको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब तुमको निकालना है एंगल। एंगल कैसे निकालोगे, तो कोसाइन निकालना है, तो तुम पहले क्या निकालो, टैन निकाल दो, ठीक है ना। टैन थीटा निकालो, टैन थीटा जो भी आएगा उसके बाद साइन में कन्वर्ट कर लेना, कोसाइन में कॉस निकाल देंगे उसका, ठीक है। तो इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, जो पहला कर्व है, कौन सा कर्व है, वाई इक्वल्स टू 2 का पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, और इसका बेस तो ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल दो पहले, तो ताकि इसके टेंजेंट का स्लोप हमको मिल जाए। तो 2 एक्स को कांस्टेंट कर लिया, 1/x होगा। फिर लॉग एक्स टू द बेस होगा ई, और 2 एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 एक्स इंटू होगा ln2। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि log 1 तो 0 होगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर सकते हो तुम। ये 2 का पावर 1 मतलब 1 होगा, 1/1 मतलब 1 होगा, तो ये होगा 2, ये तो 0 होगा, तो निकल गया। मतलब ये dy/dx एट एक्स इक्वल्स टू कितना है, एक्स इक्वल्स टू 1 के बराबर है, ठीक है। तो कितना है ये, 2 के बराबर। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कर्व कौन सा है, y इक्वल्स टू है एक्स का पावर 2x माइनस 1। जब इसकी डेरिवेटिव निकाल देना है तो तुमको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 0 हो गया, -1 का तो 0 हो गया। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, ये फंक्शन का पावर फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शन का पावर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है, मैं एक बार बोल देता हूँ। y इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर यहाँ पे होता है ऊपर कोई भी दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स हो सकता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए जब फंक्शन का पावर फंक्शन होता है तो सीधा सीधा ऐसा नहीं कर सकते कि जी ऑफ एक्स नीचे ले लिया, एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स माइनस 1, फिर चेन रूल के हिसाब से एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ऐसा नहीं ले सकते, ये गलत हो जाएगा। तो फंक्शन का पावर फंक्शन जब भी होगा तो तुमको क्या करना होता है, इसको लॉग लगाना होता है, ठीक है। तो पहले तो दोनों तरफ लॉग लगा दिया। तो लॉग लगाने से क्या होगा कि ये जी ऑफ एक्स जो है नीचे उतरेगा, और जो बेस है उसको लॉग लग जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए, सही है। अब यहाँ से क्या करोगे, बस इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। तो लॉग वाई का डेरिवेटिव कितना, 1/y, और y का dy/dx, सही है। फिर यहाँ से जी ऑफ एक्स को कांस्टेंट कर लिया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 लॉग एफ एक्स का डेरिवेटिव 1/f(x) इंटू हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। अब क्या करो, लॉग एफ एक्स को कांस्टेंट कर लो, फिर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये तुम्हारा पूरा डेरिवेटिव हो गया, सही है ना, सही है। तो अब तुमको निकालना क्या है, dy/dx। तो dy/dx कितना होगा, ये होगा y। y मतलब क्या, y मतलब तो ये है, तो कितना होगा ये एफ एक्स का पावर हो जाएगा कितना, जी ऑफ एक्स। एफ एक्स का पावर कितना होगा, जी ऑफ एक्स। क्या लिखा है मैंने समझ में आ रहा है, ये y इधर आएगा तो y के बदले तुमने ये रख दिया है, ठीक है। अब इसके बाद जो भी था आगे वो लिख दो। क्या क्या था देखो, ये था एफ एक्स, ये जी ऑफ एक्स इंटू कितना था, एफ डैश ऑफ एक्स, और डिवाइड बाय कितना, एफ एक्स है, प्लस इधर से कितना आ जाएगा, इधर से आ जाएगा लॉग होगा एफ एक्स, और इंटू हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, ओके। ओके, तो ये होगा तुम्हारा डेरिवेटिव, ठीक है। तो तुमको इतना काम करना पड़ेगा, ओके। तो चलो इसको एक बार अच्छे से इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो क्या होगा देखो, ये होगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ, इसका पावर जी ऑफ एक्स, तो ये होगा कितना,
एफ एक्स का पावर मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, जी ऑफ एक्स माइनस हो जाएगा 1। क्यों? कि एफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स है और एक नीचे एक एफ ऑफ एक्स था, इसको जब इससे डिवाइड करें तो ये -1 हो जाएगा, और इंटू कितना होगा, ये होगा एफ डैश ऑफ एक्स, सही है, और ये जी ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स, ये तो जैसे कि वैसे। फिर प्लस, अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा एफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स, इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, फिर क्या आएगा, लॉग हो जाएगा एफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, ऐसा आ गया। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है किसका है, ये डी वाई बाई डी एक्स किसका है, ये है एफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स का। समझ में मेरी बात आपको? ओके। अब ये जो चीज़ आ रही कैसी है वो मैं शॉर्टकट से बोल देता हूँ, ये अगर आप याद रख रहे हो ना तो बहुत आसानी से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले तुमको तो दो चीज़ें मालूम होना चाहिए, एफ एक्स का पावर अगर एन होता है समझो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा पहले ये मालूम होना चाहिए। एफ एक्स का पावर एन कितना आएगा, एफ एक्स का पावर एन कितना आना चाहिए, एन नीचे आएगा बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, एन कांस्टेंट, तो होगा एफ एक्स का पावर कितना होना चाहिए n-1, और एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स, सही है, समझ मेरी बात आपको? फिर इसके बाद तुमको और एक मालूम होना चाहिए, कौन सा, अगर समझो यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है ये, और इसके पावर में अगर एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, ए का पावर एफ एक्स का ए का पावर एफ एक्स, और इंटू हो जाएगा एल एन ऑफ ए। ये दो चीज़ें समझ में अगर आ रही है तो ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया है ये बहुत आसानी से तुम बना सकते हो। कैसे बनाना है आइए देख लेते हैं, ठीक है। देखो तुम्हारे पास क्या है, y इक्वल्स टू एफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स है, सही है, तो तुमको इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सीधा सीधा तरीका तो ये था कि तुम इसको लॉग लगा लेते, फिर जो इसे अभी हमने बनाया था ऊपर वैसे बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे हमको लॉग लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा सीधा निकालना है। तो कैसे निकालना है देखो, तो सबसे पहले तुम इसको दो तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर लो। एक बार इसको क्या सपोज कर लो, एफ एक्स का पावर एन, मतलब पावर में जो भी लिखा है वो कांस्टेंट है ऐसा मान के सपोज कर लो और आगे बढ़ो। तो जब इसको एफ एक्स का पावर एन ऐसा मान के सॉल्व करना है तो ये एन नीचे आ जाएगा, मतलब क्या होगा कि जी ऑफ एक्स तो तुम्हारा नीचे आ गया। फिर क्या होगा, एफ एक्स का पावर n-1, मतलब n-1 मतलब क्या होगा, जी ऑफ एक्स -1 होगा। फिर बेस का डेरिवेटिव मतलब क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा, सही है यहाँ तक। एन नीचे आएगा, एफ एक्स का पावर n-1 होगा इंटू एफ डैश ऑफ एक्स होगा, सही है। अब दूसरी बार क्या करना है इसको, अब दूसरी बार इसको मानना है ये एफ एक्स का किसका, ए का पावर एफ एक्स ऐसा मानना है, ए का पावर जी ऑफ एक्स जो भी है, मतलब बेस वाला जो है कांस्टेंट मानो और ऊपर वाला फंक्शन मानो। तो उसमें डेरिवेटिव कैसे होगा, तो ए का पावर, ए का पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, ए का पावर एफ एक्स होगा, मतलब ये इसमें क्या है एफ एक्स था, इसका पावर जी ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स, मतलब ए का पावर एक्स का ए का पावर एक्स होगा। फिर एल एन होगा, मतलब लॉग हो जाएगा, बेस को लॉग लगाना पड़ेगा, तो एल एन एफ एक्स होगा। फिर जो भी पावर है उसकी एक बार डेरिवेटिव आ जाएगी, जी डैश ऑफ एक्स। ये कैसा है, ये है एफ एक्स, मतलब क्या है, ए का पावर जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए का पावर जी ऑफ एक्स का ए का पावर जी ऑफ एक्स, फिर एल एन ए और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स। सही है क्या ये ऐसे बन जाएगा, और यही ऊपर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, जी ऑफ एक्स नीचे आया, एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स -1 इंटू इसका बेस का डेरिवेटिव, फिर एफ ऑफ एक्स का पावर जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। ये मैं इसके लिए समझा रहा था, इस वाले के लिए, यहाँ पे जो x का पावर 2x है ना उसका डेरिवेटिव कैसे निकालना है उसके लिए। कैसे निकालोगे फिर आप देखो, तो डेरिवेटिव निकालोगे कैसे, पहले तो x का पावर 2x को सपोज कर लो x का पावर n, तो ये जो 2x है वो तो नीचे आ गया, और x का पावर कितना हो जाएगा 2x -1, फिर x का डेरिवेटिव मतलब बेस का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा। फिर अब ये x का पावर 2x को क्या सपोज करो, ये का पावर x ऐसा सपोज करो, तो इसका मतलब कितना आएगा, ये होगा x का पावर होगा 2x, फिर होगा ln x और 2x का डेरिवेटिव होगा 2, बराबर ना, जी डैश ऑफ एक्स होता है ना वो। ओके, अब देखो कितना होगा ये, अब तुमको क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स एट कितना x इक्वल्स टू 1 कितना आएगा देख लो ये, तो यहाँ पे आएगा कितना 2, 1 का पावर कितना भी करो तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे ln 1 कितना आएगा 0 आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 1 कितना आना चाहिए 2 आ जाना चाहिए, सही है ना। तो ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर तुमको अगर एंगल निकालना है दोनों के बीच का
तो टैन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये होगा m1 माइनस m2 जो कि 2 माइनस 2 जीरो होगा, और 1 प्लस m1 m2 कितना आ जाएगा, 2 इंटू होगा 2, कितना हो रहा है 0। मतलब थीटा अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, थीटा अगर जीरो है मतलब ये हुआ कि दो कर्व कैसे है, टचिंग है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बराबर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर टच कर रहे हैं तो दोनों के बीच का एंगल थीटा अगर कितना है, जीरो अगर है, तो कॉस थीटा मतलब कितना होगा, कॉस जीरो कितना आ जाना चाहिए, 1। तो कॉस जीरो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है ना, देख लो कुछ गड़बड़ किया गया हमने। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। ओके, ये जो थीटा की वैल्यू जीरो आ रही है और ये दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं बोल रही है, आपको समझ में आ रही क्या बात, बिल्कुल है ना, समझ में आना चाहिए, क्योंकि थीटा अगर जीरो होता है तो इसका मतलब दोनों का जो टेंजेंट है वो सेम लाइन है, और दोनों का टेंजेंट जब सेम होता है तो इसका मतलब दोनों कर्व्स टच करना चाहिए एक दूसरे को। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू रूट टू, ये दो कर्व्स है, ठीक है। अब इन दोनों कर्व के बीच का एंगल तुमको ढूंढना है। ओके, तो सबसे पहले तो देख लो यहाँ पे, अब इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो निकालना उतना भी इजी नहीं है ना। जब सॉल्व करोगे इन दोनों को तो क्या होगा, दोनों की जब एडिशन करोगे तो क्या आएगा, दोनों की जब एडिशन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब आसान नहीं, मतलब कैसे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो ये कितना है, ए स्क्वायर रूट टू होगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ पे ए स्क्वायर 1 प्लस रूट टू और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 2। तो तुम्हारा एक्स कितना आ जाएगा, देखो कर्व जो है सिमेट्रिक है चारों क्वाड्रेंट में, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, इसका मतलब जितनी बार भी ये पॉइंट ऑफ कितने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दे देगा उतने सारे के सारे जगह पे क्या होगा कि जो एंगल बनने वाला है वो सेम ही बनने वाला है। समझ मेरी बात आपको, वैसे तो ये सर्कल ही दिख रहा है तुमको और ये हाइपरबोला दिख रहा है ना, तो इसका मतलब शायद 4 बार कट करेंगे एक दूसरे को, तो चारों जहाँ पे बार कट करेंगे वो सारे एंगल सेम होना चाहिए, ये पहले तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम मतलब ईजी पड़ेगा, मतलब हाइपरबोला जो तुम्हारा कैसा होगा, इस टाइप का होगा ना, इस टाइप का कुछ, तो ये 4 बार कट करेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा और उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। ये समझ में आती है ना बात आपको, क्योंकि ये सिमेट्रिक है चारों क्वाड्रेंट में, तो चारों एंगल भी सेम होंगे, तो इसका मतलब कहीं पे भी एक जगह पे एंगल निकालो वही तुम्हारा सारे जगह पे का एंगल होगा। ओके, सही है। तो कितना होगा एक्स, तो प्लस और माइनस आएगा, लेकिन तुमको चाहिए क्या, एक ही चाहिए ना, तो तुमने क्या कर लिया कि यही बना दिया, 1 प्लस रूट टू डिवाइड बाई रूट टू, ये तुम्हारा हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, मतलब ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके बीच में जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ये है। वाई कोऑर्डिनेट भी निकाले थे इन दोनों को सब्ट्रैक्शन करके, तो इसमें से ये जब घटा देते हैं तो हो जाएगा 2y स्क्वायर, बराबर ना, इसमें से ये वाला घटा दिया तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर रूट टू माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब यहाँ से y जो मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैं निकाल रहा हूँ, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ हो जाएगा रूट टू माइनस वन और डिवाइड बाय होगा रूट टू, ये होगा तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट। मतलब तुम्हारा जो पॉइंट है कैसा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है किसका, इस पॉइंट पी का। अब तुमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, अभी इसको इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो कितना आएगा 2x, इधर से कितना आएगा 2y, और ये होगा कितना dy बाई डी एक्स, और इक्वस्ट हो जाएगा 0, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा इसका, तो dy बाई डी एक्स होगा शायद x बाई वाई, बराबर है। तो dy बाई डी एक्स एट p कितना आएगा, x और y को डिवाइड कर लो, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा यार ये, ठीक है। तो ये तो कैंसिल होगा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको x1 y1 बोल दो, इसको x1 बोल दो, इसको y1 बोल दो, ठीक है। ये वैल्यू नहीं रखो क्योंकि बेकार का कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, तो एक बार फाइनल में ही रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो रखना है तो रख लो, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, x1 y1 में ही जाता है ना, तो बाद में लास्ट में रख देंगे x1 y1 की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट कर लो इसको भी, तो ये होगा 2x और ये होगा 2y, और यहाँ पे कितना आएगा dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू 0, सही है ना। तो अगर ये आ गया dy बाई डी एक्स, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, कितना होगा, ये माइनस हो जाएगा x1 बाई होगा y1, सही है। तो यहाँ पे भी रख देते हैं हम लोग कौन सी वैल्यू, x1 y1, ठीक है ना। अब ये हो गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स एट पी, और ये dy बाई डी एक्स एट पी दूसरे कर्व के लिए। अब करना क्या है तुमको, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2, मतलब क्या होगा ये
x1/y1 माइनस कितना हो जाएगा एक्स ये m1 माइनस m2 ना, तो इसका ये x1 ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस आ जाएगा, और ये यहाँ पे भी आएगा x1/y1 डिवाइड बाय कितना आना चाहिए 1 प्लस x1/y1 कितना है तुम्हारा x1/y1 ये, और m2 कितना है माइनस x1/y1 है। मैंने क्या क्या समझ में आ रहा है आपको, ये तुम्हारा m1 है, ये तुम्हारा m2 है। मैं x1/y1 में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लंबे वैल्यूज़ है, इतना लिखने के बजाय हम लोग x1/y1 लिखेंगे, जितना कैंसिल होगा उतना कैंसिल करेंगे और लास्ट में एक ही बार x1/y1 की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। तो ये तो हो गया 2 टाइम्स हो जाएगा x1 अपॉन होगा y1, और डिवाइड बाय कितना आएगा ये y1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा x1 का स्क्वायर, और ये होगा y1 का स्क्वायर। सही है ना, तो कितना होना चाहिए, ये होगा 2 टाइम्स हो जाएगा x1 इंटू होगा y1, और नीचे आएगा x1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा y1 का स्क्वायर। बस ये होगा तुम्हारा x1 y1 ये वाला चीज़। तो तुम्हारे पास अब x1 का स्क्वायर मालूम है, यहाँ पे y1 का स्क्वायर भी मालूम है, मतलब x1 y1 मालूम है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो कितना आएगा फिर फाइनली आंसर निकाल लेना। तो कितना आएगा ये देखो, ये होगा 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना था ये अंडर रूट ऑफ कितना था ये √2 + 1 और डिवाइड बाय √2, ये था तुम्हारा x1, और y1 कितना है ये है ये टाइम्स अंडर रूट ऑफ √2 - 1 डिवाइड बाय √2 ये था बराबर। मतलब ये सिंप्लीफाई करने का ही दिक्कत है अभी, बाकी तो सॉल्व हो चुका। फिर यहाँ पे ये स्क्वायर होगा, ये होगा √2 + 1 डिवाइड बाय 2, ये है तुम्हारा क्या यस x1 स्क्वायर, y1 कितना आ जाएगा ये स्क्वायर √2 - 1 और डिवाइड बाय होगा 2। बस अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये होगा 2 तुम्हारा, सही है कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर था ना कॉमन ले लिया और ये स्क्वायर के साथ उड़ा दिया। ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा, ये रूट के अंदर क्या है, रूट के अंदर √2 प्लस होना है, ये भी √2 प्लस होना है, तो ये प्लस भी है ये माइनस भी है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना आएगा ऊपर 2 - 1 मतलब 1 होगा, तो ऊपर तो आया 1। अब नीचे देख लेते कितना है, इन दोनों का बेस भी सेम है। ठीक है, तो ये 2 तो कॉमन आ गया, √2 + 1 माइनस √2 + 1, तो ये भी 2 होगा। समझ मेरी बात आपको, तो 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1 आ गया। मतलब tan थीटा की वैल्यू कितना आ गई 1, मतलब थीटा कितना होना चाहिए π/4 बराबर। तो थीटा कितना है π/4 है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है π/4 है, ये के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सही है, ये के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी π/4 होगा, यहाँ पे भी π/4 होगा, यहाँ पे भी π/4 होगा और यहाँ पे भी π/4 होगा। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे पॉइंट वगैरह निकलने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स आ गए, तो तुम ये वैल्यू यहाँ पे रख के फिर बेकार का यहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेशन मत कराओ। ठीक है, तो ये वैल्यू x1 y1 डायरेक्ट इसमें रख दो, अगर लास्ट में शायद अगर आपस में कैंसिल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही तो फिर ये x1 y1 के लिए वहाँ पे रख देंगे। ओके, ठीक है आगे बढ़ते हैं। y² = 4x है एंड y² = -x/2 है। फिर से वही बात है, यहाँ पे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में ये तो क्या होगा, ये तो कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना उतना आसान नहीं है। ठीक है, और अगर चाहते हो कि ये y के लिए यहाँ पे रख के जो इक्वेशन बन रहा है वो निकालो, तो कितना है e⁻⁻x = 4x आएगा। अब e⁻⁻x = 4x का हिट एंड ट्रायल से भी जाओगे ना, तो इसके तो e के पावर में आंसर आएंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है निकालना उतना आसान नहीं है जितना हमने पहले वो जो एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले प्रॉब्लम किया था ना, उतना इतना आसान नहीं है अभी इसमें। क्यों नहीं है, जब y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो e का पावर कितना होगा -x/2 का स्क्वायर, मतलब होगा ये 2 और 2 कैंसिल, तो कितना आएगा e का पावर -x = हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे x वैल्यू अगर कुछ भी रखेंगे ना हम लोग, 0 रखेंगे तो इधर कितना आएगा 1 आएगा, इधर 0 होगा, तो नहीं है। 1 रखेंगे तो क्या होगा कि e का पावर में आती जाएगा ये, और इधर से नंबर में आते जाएगा, मतलब कहीं पे भी कोई ठिकाना नहीं है, मतलब इसके आने का हिट एंड ट्रायल से भी नहीं आने का कोई चांस नहीं है। तो ऐसे वाले केसेस में आप तुम ज़्यादा दिमाग लगाना बंद कर दो। ठीक है ना, मतलब अगर एक 2-3 वैल्यू के लिए नहीं आ रहा है तो तुम क्या करो कि जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है उसको तुम x1 y1 में बोल के जाओ, तो x1 y1 ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऐसा बोल के जाओ। ठीक है, अच्छा पहले तो सबसे पहले तो देख लो ये इंटरसेक्टिंग कर्व्स है क्या, बिल्कुल इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि y² = 4x क्या होता है पैराबोला होता है, और ये ऐसा होगा, और y = -x/2 कैसा होगा, ये डिक्रीजिंग कर्व होगा ऐसा, मतलब ये इंटरसेक्ट तो करेगा ही, मतलब एंगल तो एग्जिस्ट है। ठीक है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है ये वाला, इसको तुमने x1 y1 बोल दिया और आगे बढ़ गए। ठीक है, तो शायद मतलब ज़रूरत पड़ती है इसकी वैल्यू तो हम लोग बाद में हिट एंड ट्रायल या जो भी है देख लेंगे। तो पहले तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया और x1 y1 रखेंगे तो क्या होगा कि इसके लिए टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, तो ये होगा 2y और ये होगा dy/dx
डी एक्स, और यहाँ पे कितना आएगा 4, मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ गया 2/y, और तुमको क्या करना है कि ये पी पॉइंट के ऊपर निकालना था, तो ये होगा 2/y1, ये तुम्हारा पी पॉइंट है। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, तो होगा ई का पावर -x/2, और ये होगा -1/2, और तुमको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है कहाँ पे, एट x1 y1 पे, मतलब p पे, तो क्या होगा ई का पावर -x1/2 और ये होगा -1/2। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचने जैसा है नहीं, मतलब सोचने जैसा तो है बहुत सारा। ठीक है, तो अब देखो, मतलब ये जो चीज़ लिखा है ना ये वाला, अब इसका और इसका कोई संबंध तो नहीं लग रहा, लेकिन अब संबंध बनाएंगे हम लोग कैसे। देखो x1 y1 कैसा है, ये पॉइंट है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन, इसका मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर भी होगा और ये पॉइंट इसके ऊपर भी होगा, इसका मतलब ये इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और इसको भी सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब ई का पावर -x1/2 का वैल्यू कितना है, y1 है, तो इसका मतलब ये कैसा है फिर, ये y1/2 लिखा हुआ है ऐसे। मतलब जो सेकंड फंक्शन है उसका जो x1 y1 के ऊपर जो टेंजेंट का स्लोप बन रहा है कितना बन रहा है, -y1/2 बन रहा है, और पहले का कितना है 2/y1 है, और देखा जाए तो इन दो स्लोप का प्रोडक्ट बराबर ना, ये कर्व 1 के लिए और कर्व 2 के लिए, ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 2/y1, ये पहले कर्व का, ये -y1/2 ये दूसरे कर्व का कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब दोनों कैसे है, दोनों के बीच का कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब ये ऑर्थोगोनल कर्व्स है, बराबर है क्या। तो ऐसा भी कभी कभी पॉसिबल हो सकता है कि ये आपस में टकरा के कैंसिल हो जाए। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसकी अगर डायरेक्ट आंसर नहीं निकल, मतलब डायरेक्ट अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो ये हिट एंड ट्रायल से मिल सकती है, मतलब ये अगर सॉल्युबल नहीं है तो शायद हिट एंड ट्रायल से इसका सोल्यूशन मिल जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाए और तुमको ये कैलकुलेशन में बहुत सारा दिक्कत आ जाए, तो तुम क्या करोगे, उसके बदले डायरेक्ट x1 y1 लेके फिर डायरेक्ट पहले x1 y1 के बीच में रिलेशन ला के उसमें ये जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है एक ही बार रखोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।